हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यही आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके पार्ट 6 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें प्रेस के बारे में हम लोग पढ़ने हैं, चैप्टर 6 के 6ठा पार्ट। तो हम लोग आगे चलते हैं। प्रेस भारत की विदेश नीति की भी सुख समीक्षा करती है। देखा जाए तो प्रेस है जो भारत की विदेशी नीति को भी बारे में जानकारी रखती है कि भारत की देशी नीति कैसी है, विदेशी नीति कैसी है, जिसके बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी रखती है। बर्मा युद्ध, सिक्किम तथा तिब्बत के प्रति नीति, अफगानिस्तान युद्ध, तुर्की के प्रति नीति, दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं, बोअर युद्ध, रूस जापान युद्ध का वर्णन तथा सरकार की नीति की आलोचना प्रेस ने खुलेआम की है। देखा जाए तो प्रेस भारत की विदेशी जो नीति है और बर्मा के युद्ध हुआ, सिक्किम का युद्ध हुआ, तिब्बत की नीति हुई, इस सभी अफगानिस्तान के युद्ध, तुर्की के, बाकी जितने भी दक्षिण अफ्रीका के और वगैरह वगैरह जितने हुए, सभी के नीतियों को इस सारी नीतियों को क्या करने लगा, प्रेस जो था इस सारी नीतियों के विरुद्ध करके, या कहने का मतलब साक्ष्य रूप से सामने आकर इनके बारे में बताने लगा। प्रेस ने ग्लैंडस्टर की बर्मा संबंधित नीतियों की आलोचना करते हुए स्पष्ट किया कि युद्ध इंग्लैंड के साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए लड़ा गया था। उन्होंने बर्मा बताया गया, प्रेस ने ग्लैंडस्टर की बर्मा संबंधित नीतियों की आलोचना करते हुए, उसके बारे में बोलते बुरा भला कहते हुए उन्होंने बोला कि जो नीति लागू किया गया स्पष्ट रूप से युद्ध जो इंग्लैंड के साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था, न कि बर्मा को रक्षा करने के लिए किया गया था, न कि भारतीय की सुरक्षा के लिए किया गया था, इंग्लैंड की सुरक्षा के लिए किया गया था, न कि बर्मा के साथ जो युद्ध हुआ इंग्लैंड अपना खुद सुरक्षा करना चाहता था, न कि बर्मा का सुरक्षा करना चाहता, यानी कि भारत का सुरक्षा करना चाहता था। सॉरी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के प्रयासों का भारतीय प्रेस में उल्लेखन किया गया। देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में भारत के प्रयासों को, जो भी भारत में गांधी के द्वारा प्रयास किया गया भारत में, वो सभी प्रेस के उल्लेखित किया गया, उसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से भारत में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस तरीके से प्रेस को सुधार किया, और वही सुधार कहाँ लाना चाह रहे थे, भारत में सुधार लाना चाह रहे थे। शुरू में अंग्रेज के विरुद्ध बोअर विजय से भी भारतीय प्रेस खुश थे। अगर देखा जाए शुरू में अंग्रेजों के विरुद्ध जो बोअर थे, विजय से भी क्या थे, भारतीय प्रेस खुश थे। रूस जापान युद्ध, कौन युद्ध, रूस और जापान युद्ध। देखा जाए तो रूस और जापान युद्ध के बारे में बताया जाए 1904 से 5 में रूस की पराजय, किसकी पराजय, रूस की पराजय को समाचार पत्रों ने आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। अगर देखा जाए जो भी 2004 से 5 के बीच में देखा जाए, रूसी की जो पराजय हुआ, रूस की जो पराजय हुआ, उसमें समाचार पत्रों में कूट के, या कह सकते हैं भर या पूर्ण रूप से इसमें बारे में बताया गया। क्या बताया गया कि किस तरह का संचार पत्रों ने आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अवसर के रूप में देखा गया कि इसको पत्र के माध्यम से, या देखा जाए पत्रकार के माध्यम से, या पात्र के माध्यम से देखा जाए तो भारत में किस प्रकार से या अन्य देशों में किस प्रकार से हम लोग आत्मविश्वास, राष्ट्रवाद का आत्मविश्वास भर सकते हैं, राष्ट्रवाद को उचित तरीक़े से उचित तख्ते पर ले जा सकते हैं, और राष्ट्रवाद को किस तरीक़े से कौन से क्रियाकलाप में अभिप्रेरित कर सकते हैं। रूस का मध्य एशिया में बढ़ते प्रभाव के कारण अंग्रेज काफ़ी सहमे हुए थे। अगर देखा जाए तो रूस का मध्य एशिया में बढ़ते के साथ साथ बहुत प्रभाव को अंग्रेजी काफ़ी सहमत थे। ऐसी स्थिति में रूसी प्रशासन की भारतीय प्रेस द्वारा प्रशंसा कर अंग्रेज पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था। यही कारण हुआ कि भारतीय प्रेस द्वारा प्रशासन कर अंग्रेजों पर दबाव बनाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। अंग्रेजों दबाव बनाने का प्रयास करने का तात्पर्य हुआ कि इसमें ऐसी नीतियों का अवलोकन किया गया, इस नीतियों का अवलोकन किया गया, इस तरीक़े से इसके बारे में बताया गया कि लोग कहने का मतलब लोग जो है, जो अपने आवाज़ को न दबाकर जनता के समर्थ, राजतंत्र के समर्थ, राजा के समर्थ, या कह सकते हैं इंग्लैंड के समर्थ, इंग्लैंड के जो शासन था उसके समर्थ अपने बातों को रखने में सक्षम हो पाएँ, क्योंकि इससे पहले सरकार तक उतना पहुंच नहीं था, लोग पहुंच नहीं पाते थे, सरकार के पास अर्जी नहीं दे पाते थे। लेकिन अब क्या होने लगा कि अब समाचार पत्र के माध्यम से सब जो
लोगों के लिए बुरा होता था, जो लोगों के लिए लोगों के हित में ना हुआ होता था, उसके बारे में लिखकर लोगों को क्या सरकार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करने लगा। कौन? पत्रकार काम करने लगा। करा तुर्की के प्रति भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को सरकार एवं जनता के समक्ष रखने में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कारण हुआ कि तुर्की के प्रति भारतीय मुसलमानों भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को सरकार एवं जनता के समक्ष रखने के लिए क्या हुआ, प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरीके से भूमिका निभाई? तो इस तरीके से भूमिका निभाई कि मुसलमानों की भावनाओं के सरकार ने जनता को संरक्षा करने के लिए बहुत सारे भूमिका निभाई। कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पर लोगों के हित में जो होना चाहिए, जिससे लोगों के शोषण ना हो पाए, ऐसे मुद्दों को सरकार के सामने साझा किया गया। जैसे नील की खेती पर नील विद्रोह किया गया, उसी प्रकार नमक सत्याग्रह विद्रोह किया गया, नमक आंदोलन, नमक कानून लाया गया था, नमक कानून को हटाया गया, जिससे लोगों को क्या हो रहा था, शोषण हो रहे वर्गों को इससे प्रेरित करके या कह सकते हैं हटाकर बाहर निकाला गया। हालांकि सर सैयद अहमद खां सहित कुछ लोगों के विचार भिन्न थे। अगर देखा जाए तो सर सैयद अहमद खान जो थे, लोगों के विचारों से क्या भिन्न थे। कहने का मतलब क्या, कहने का तात्पर्य हुआ कि अलग थे। अरमानिया एवं बाल्कन, कौन मानिया अरमानिया, कौन लकन बाल्कन। 1912 में मुद्दों पर मुस्लिम प्रेस जमींदार, कौन प्रेस जमींदार? मुस्लिम प्रेस जमींदार अल हिलाल, कौन हिलाल? अल हिलाल, तौहीद, हमदर्द, कॉमरेड आदि ने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करते हुए संपूर्ण देश में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना जागृत कर दिया। अगर देखा जाए तो मुसलमानों अरमानिया एवं बाल्कन ने 1912 में क्या किया, मुद्दे पर मुस्लिम प्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अल हिलाल, तैहदी, हमदर्द, कॉमरेड आदि जितने भी शक्तिशाली प्रेस थे, जितने भी शक्तिशाली देश थे, उन्हें सभी को अंग्रेजों के विरुद्ध भावना का जागृत किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध करें। अब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन नहीं कर पाए, अंग्रेज की बातों को अब नहीं मानना, अंग्रेज से हम लोग उब चुके हैं, अंग्रेज का जो नियम शासन है वो अच्छे शासन नहीं है, अच्छे नियम नहीं है, जिससे हम अंग्रेज को अपने आप पर शासन ना कर हम खुद का शासन खुद पर करेंगे। इस हितों में प्रेस ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई। देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा के एवं राष्ट्र निर्माण में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर देखा जाए देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने एवं राष्ट्र मार्ग में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रेस ने सरकार की नीतियों की समीक्षा तथा जनमत का निर्माण कर लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरोध का मार्ग प्रशस्त किया। संपूर्ण देश के लोगों के बीच सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का यही कारण था कि प्रेस ने जो लोगों के प्रति, समाज के प्रति जो कुरीतियाँ थे, वो अच्छे कुरीतियाँ नहीं थे, सामाजिक कुरीतियाँ थे, उसको हटाने का प्रयास किया गया। किसके? प्रेस के माध्यम से। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का कार्य भी किया गया। यही कारण है कि राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया गया। कौन? देसी विदेशी। राजनीतिक घटनाओं से स्वतंत्रता आंदोलन को अनुप्रमाणित करने का कार्य भी प्रेस ने किया। अगर देखा जाए तो राजनीतिक घटनाओं के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुप्रमाणित करने का भी कार्य प्रेस के द्वारा किया गया। लिट्टन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध ने भी राष्ट्रीय आंदोलन एवं जनमानस को उद्वेलित किया। अगर देखा जाए तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा जो वर्नाकुल प्रेस एक्ट लाया गया था, वो सारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुल प्रेस एक्ट यह था कि आप जब भी कोई चीज़ का छपाई करेंगे, जो भी पत्र का छपाई करेंगे, वो सबसे पहले किसको दिखाएंगे? सरकार को दिखाएंगे कि हम यह चीज़ हम अपने प्रेस में, अपने पत्रकारिता में छाप रहे हैं। उसके बाद सरकार को जो इच्छा लगेगा, उसमें जो बेहतरीन लगेगा, जो अच्छा लगेगा, उस बात को सरकार अच्छा लगेगा उसको रहने देगा, और जो सरकार के लिए खराब है उस बात को कटवा कर उस बात को ना छपवाने देगा। जिस माध्यम से अब क्या करने लगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने लगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ इनडायरेक्टली वे में कि सरकार की क्या करो? बुराइयां ना करो, सरकार का क्या करो? बड़ाई करो, सरकार के हित के बारे में बात करो कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, सरकार के कुरीतियों के बारे में मत गिनाओ, सरकार के जो
जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में मत बताओ, सरकार के बारे में जो कुछ जो जान रहे हैं उसके बारे में मत दिखाओ, सरकार की जो भी गलतियाँ हैं उसे छुपा कर रखो। कहने का मतलब यह हुआ कि बनावटी प्रेस एक्ट के माध्यम से सरकार का एक भी बुराई ना किया जाएगा, सरकार का सिर्फ तारीफ ही किया जाएगा। तो जो कि राष्ट्रवाद के लिए या राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक था, या कह सकते बहुत ही खराब था। लॉर्ड कर्जन द्वारा, कौन कर्जन? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन ने तो भारतीय प्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को नया जीवन प्रदान किया। अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के जो भी विभाजन में थे, भारतीय प्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन थे, दोनों को नया जीवन प्रदान किया। दोनों का नया जीवन प्रदान करने का क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन में, कौन विभाजन? बंगाल के विभाजन में जो भारतीय प्रेस एक्ट एवं राष्ट्रीयवाद आंदोलन दोनों का नया जीवन प्रदान किया। कैसे नया जीवन प्रदान किया, जिसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, समझते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद क्या किया, आंदोलन को वृद्धि हो गया। आंदोलन में वृद्धि किसे हो गया? जब बंगाल विभाजन हुआ तो हिंदू मुसलमान में दंगे होंगे, राइट्स हो गए, हिंदू मुसलमान और एक हो गए और एक होकर सरकार के विरुद्ध खड़ा हो गए, जिससे सरकार को बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा। जैसे मत इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकार अब लोगों के, आम जनताओं के प्रति झुकाव महसूस करने लगा। इस काल में हिंदू मुस्लिम दोनों प्रेस ने ईसाइयों के विरुद्ध हिंदुओं को मुसलमानों के बीच एकता लाने का प्रयास किया। अगर देखा जाए इस काल में हिंदू मुसलमान दोनों प्रेस जो भी थे, हिंदू प्रेस थे और मुसलमानों के प्रेस थे, उसने ईसाइयों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाने का प्रयास किया। जैसे ही हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता आ गया, जैसे और क्या होने लगा, ईसाइयों के विरुद्ध हुआ, लोग हिंदू और मुस्लिम ईसाइयों के विरुद्ध हो गए। हिंदू के ईसाइयों के विरुद्ध होते ही हिंदू और मुसलमान एक होकर ईसाई के विरुद्ध करने लगे। ईसाई के विरुद्ध इस तरीक़े से करने लगे कि अपना राष्ट्र की मांग करने लगे। उन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन का चालू कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अब तुम लोग भारत में ना रह सकते, तुम हम लोगों को क्या करो, विभाजन के साथ साथ हम पर शासन कर और हम ही पर रूल पर, हमारे पैसा से ही हम पर ही रूल कर हम ही को शोषित वर्ग में डाल रहे हो। इसलिए अब यह नहीं चलेगा। अब क्या होने लगा, अब हिंदू मुसलमान एक होकर, अंग्रेज कोई कह सकते हैं या ईसाई, क्योंकि अंग्रेज का कैसा धर्म था, ईसाई धर्म था, तो इनका विरोध करने लगे। निजाम उल मुल्क तथा अखबार आम ने ईसाई सरकार के विरुद्ध एक संगठित जनमत बनाने का आह्वान किया। यही कारण हुआ कि निजाम उल मुल्क और तथा अखबार आम ने ये दोनों क्या किया कि एक जनमत बनाने का किया, यानी कि पत्रिका में ऐसा छापा कि लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और सरकार के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम प्रेस एवं साम्राज्यवादी दंगों के प्रति भी तार्किक दृष्टिकोण अपनाया तथा सरकार द्वारा उकसाने वाली नीतियों को बिना सोच समझे स्वीकार किया गया। यही कारण हुआ कि मुसलमानों के प्रेस में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। ये सांप्रदायिक दंगे होने के साथ साथ तार्किक दृष्टिकोण अपनाया तथा सरकार द्वारा उकसाने वाली नीतियों को बिना सोच समझ के स्वीकार नहीं किया गया। प्रेस ने गंगा जमुनी संस्कृति का पक्ष लेते हुए सांप्रदायिकता एकता बनाए रखने में भी प्रशासनिक भूमिका निभाई। यही कारण हुआ कि गंगा यमुना संस्कृति का पक्ष लेते हुए सांप्रदायिक एकता बनाने में क्या लिया, इन्होंने प्रशासन में भूमिका निभाई। प्रशासन में भूमिका निभाई कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रशासन को भी अब दंगा हो, प्रशासन दंगे से क्या होने लगा, आहत होने लगे। जब भी दंगा होता था प्रशासन का अस्त व्यस्त हो जाता। प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाने का मतलब क्या, प्रशासन को बहुत भारी चीज़ों के नुकसान को सामना करना पड़ता था। देखा जाए कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप सूरत फूट 1907 के पश्चात नरम दल के नेताओं ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया। यही कारण हुआ कि कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप सूरत फूट में 1907 में देखा गया। तो पश्चात नरम दल के नेताओं ने अपने विचारों को जनमत तक पहुंचाने के लिए प्रेस का सहारा लिया। दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भारतेंदु पाल ने नेतृत्व में अंतिवादी राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के विचारों को भी फैलाने का काज प्रेस ने किया।
दोनों पक्ष के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता, कई समाचार पत्र के संस्थापक तथा संपादक भी थे। देखा जाए तो दोनों पक्ष के जो थे बहुत सारे जो नेताएं जो थे जो क्या कर रहे थे, आंदोलन में भाग ले रहे थे। वह आंदोलन क्या था, उन नेताओं का बहुत अपना संपादक था। अपना संपादक मतलब अपना पत्रिका था, अपना पत्रिका छपता था। तो जो नेता अपना आंदोलन कर रहे हैं तो क्या अपने पत्रिकाओं में आंदोलित जैसे वाक्यों को या कह सकते हैं देश के समक्ष, राष्ट्रवाद के समक्ष और सरकार के विरुद्ध क्या बात नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। यह बात लिखकर एक इनका मुनाफा हुआ, यानी कह सकते हैं एक और इनको बड़ी उपलब्धि हासिल हुआ कि अपने स्वतंत्रता के माध्यम से अपने पत्रकारिता में कुछ भी छाप सकते हैं। जैसे आपको अभी छपवाना कोई चीज़ तो आपको क्या संपादक रहते हैं, अगर खुद का पत्रकार रहता, आपका मान लीजिए दैनिक भास्कर रहता तो क्या करते, आप खुद छपवा लेते, किसी को पूछने का इजाज़त लेने का कोई ज़रूरत था नहीं। लेकिन अभी अगर आपको पास तो आप तो है नहीं एडिटर, उसका संस्थापक है नहीं दैनिक भास्कर का, अगर आपको उसमें कुछ छपवाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसमें भी अगर दीजिएगा तो हो सकता है उस छापने के लिए तैयार हो सकता है छापने के लिए तैयार नहीं हो। इसका फ़ायदा उन लोगों को होने लगा क्योंकि उनका खुद का क्या था, संपादक था। फिरोज शाह मेहता, तिलक, एनी बेसेंट, गांधी सरीखे महान नेता संपादक के द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जनमत जुटाने का प्रयास किया था। अभी मैंने आपको समझाया कि क्या अपना समाचार पत्र के माध्यम से भारी मात्रा में सारे जो जिनके पत्रिका थे, जिनके संपादक छपते थे, उस सब ने अपने आप में क्या करने लगा, राष्ट्रीय आंदोलन के जनमत में यानी कि एक जगह लाने का प्रयास करने लगा। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र ने आम जनता से भावनात्मक संबंध स्थापित कर राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में उन्हें तैयार किया गया। अगर देखा जाए तो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के अभाव में भावनात्मक संबंध स्थापित करने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में इन्होंने क्या किया, एक नया चीज़ तैयार किया। क्या तैयार किया? इस प्रकार भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीयता के प्रसार से में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण हुआ कि जो भारतीय का जो प्रेस था, जो राष्ट्रीयता के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा। अब पूरे भारत को कौन सूत्र, एकता के सूत्र में क्या कर दिया, बांध दिया। विभिन्न समुदाय के बीच की दूरी समाप्त करने एवं शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। यही कारण हुआ कि समुदाय को बीच में दूरियों का समाप्त हो गया। समुदाय के वीडियो में समाप्त होने का तात्पर्य, मान लो कि एक यहाँ रहता था, एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है, एक व्यक्ति यह रहा है, ये भी राष्ट्रीय आंदोलन चाहता, ये भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो उस समय दूर संचार की व्यवस्था नहीं था, लेकिन एक साथ संपादक यानी कि संपादक थे, जो पेपर थे, प्रेस था, उसके माध्यम से छपाएगा कि यहाँ पर आना है तो यहाँ वाला लोग भी यहाँ आएंगे, यहाँ वाला भी लोग आएंगे। तो क्या जनमत संग्रह बना कि नहीं बना? लेकिन इसके पहले नहीं था, तो क्या जनमत संग्रह बन पाया? नहीं बन पाया। तो कह सकते हैं कि आंदोलन एवं राष्ट्र के निर्माण में प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। उस सारे प्रतिबंधों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन के साथ ही सरकारी नीतियों की समीक्षा भी शुरू हो गई थी। अगर देखा जाए तो भारत के सरकारी नीतियों के लिए समीक्षा भी शुरू हो गई थी। प्रारंभ में कंपनी शासन के दौरान समाचार पत्र के लिए आदर्श आचरण संहिता नहीं थी। यही कारण हुआ कि प्रारंभ में जो कंपनी शासन के दौरान में समाचार पत्रों के लिए क्या थी, आदर्श आचरण नहीं थे। आदर्श आचरण संहिता मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि उनके विचारों को कोई समर्थन नहीं देता था, उनके विचारों को कोई नहीं मान रहा था, या कह सकते हैं जो बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जिनके विचारों को जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंचा पा रहे थे। कंपनी की स्वेच्छा पर निर्भर था। बहुत सारे जो थे कंपनी की स्वेच्छा, जो कंपनी चाहेगा वही ठीक है, वही बढ़िया है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते थे कि समाचार पत्र का संपादक के प्रति वह अपने अनुकूल कार्य करने पर कौन सा दंड निर्धारित करे। इन परिस्थितियों में समाचार पत्र कंपनियों की दया पर, किसकी दया पर, समाचार पत्र कंपनियों की दया पर निर्भर करने लगा। यानी कि समाचार पत्र कुछ कंपनियों की दया पर निर्भर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दया पर निर्भर करने लगा। कुछ पत्रकार का जो सहमत नहीं थे, किससे सहमत नहीं थे, राष्ट्रीयता से, एकता से सहमत नहीं थे। कंपनी कभी भी पूर्व सर्वेक्षण की नीति के कारण
मनोनुकूल नहीं रहने पर संपादक को वापस इंग्लैंड भेज दिया जाता था। अगर देखा जाए तो कंपनी कभी भी, बहुत सारी कंपनियां ऐसे नीति थी जो संपादक आते थे, दिखाने आते थे, क्योंकि वरना उसमें क्या था, लिटन के द्वारा वर्नाकुल प्रेस एक्ट लाया गया था। उसमें बहुत सारे पत्रिकाओं में ऐसा चीज़ जो सरकार के विरुद्ध लिखा हुआ था उसको वापस भेज दिया जाता था, उसको बांटने के लिए नहीं दिया जाता, यानी करीब बिकने के लिए नहीं दिया जाता था सरकार के द्वारा। तो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर हो गया बेचने के लिए? कंपनी पर निर्भर हो गया। तो इसलिए कहा गया कि कंपनी पर निर्भर ना होकर खुद पर निर्भर रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे नेताओं जो थे, खुद का संपादक था, वो खुद से छपवाते थे, उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ता था और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन वह भारतीय संपादक के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। अंततः समाचार पत्र को नियंत्रण करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए। यही कारण हुआ कि समाचार पत्र को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए। उन अधिनियमों में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन सा अधिनियम में क्या क्या था, क्या क्या बंद किया गया, कब क्या, कौन सा अधिनियम में क्या खोला गया। तो सबसे पहले अधिनियम के बारे में हम लोग जानेंगे 1799 का अधिनियम, लगभग 1800 ईस्वी की बात है। 1799 का समाचार पत्र का प्रक्षेपण अधिनियम कर लॉर्ड बेल्जियम ने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्र पर सेंसन बैठा दिया। उन्होंने क्या किया, लॉर्ड बेल्जियम जो थे, उस समय गवर्नर जो हुआ करते थे लॉर्ड बेल्जियम, फ्रांस के आक्रमण पर, जब फ्रांस का आक्रमण हुआ था, उसके डर से, उससे भय से समाचार पत्र पर क्या सेंसर लगा दिया, यानी कि सेंसर बैठा दिया। सेंसर बैठा दिया मतलब उस पर रोक लगा दिया। इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र को संपादन, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। यही कारण हुआ था कि अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से क्या करना पड़ता था, छापना पड़ता था। प्रकाशन को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्र सेक्शन के लिए भेजना होता था। इसका यह कारण था कि जैसे ही आप छपवाइएगा, तो छपवाने से पहले क्या होता है, एक प्रिंट तैयार होता है कि क्या क्या आप लिखवाएंगे, कंप्यूटर पर, सिस्टम पर होता था। तो उसको पहले, तो उसमें तो कंप्यूटर था नहीं उतना, लेकिन फिर भी जिस पर होता था, एक लिस्ट को क्या किया जाता था, भेजा जाता था सरकार के यहाँ। सरकार अब उस पर देखता था कि कौची में लिखा हुआ सही है और क्या क्या सही नहीं है। जो सरकार के लिए अच्छा लगता था उसको छपने के लिए बोलता था, जो सरकार के लिए अच्छा नहीं रहता था उसको क्या करता था, हटवा दिया जाता था वहाँ से। तो कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से क्या चाहिए, सम्मुख रूप से प्राइवेट कंपनियों ना छापकर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कह सकते हैं क्या क्या किया जा रहा था, छपवाया जा रहा था। क्योंकि जो भी जनता तक जो बात होना चाहिए वो तो पहुंच नहीं पा रहा था, तो प्रेस का स्वतंत्रता कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। 1807 ईस्वी में इस अधिनियम को पत्रकार का पम्पलेट तथा पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया। उसमें पत्रकारिता के साथ साथ पम्पलेट भी बिकता है। जैसे अब छात्र प्रचार होता है, वो छोटा सा पम्पलेट देगा, उसमें प्रचार करवाया जाता है, उस पम्पलेट का भी उस समय प्रचार होता था। अब उस पर भी लोग जब पत्रिकाओं में नहीं छपाने लगे तो पम्पलेट पर छपवा कर बांटने लगे, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। तो सरकार को क्या कर दिया, उस पर भी बैन लगा दिया। हेस्टिंग्स के समय कुछ ढील दी गई। हेस्टिंग, जब गवर्नर जनरल हेस्टिंग आया तो इसमें जो पत्रकारिता में कुछ ढील किया गया, ज़्यादा उस पर रोक ठोक नहीं किया गया। 1888 तक पूर्व पत्रक्षण बंद कर दिया गया। और जब 1818 आते आते पूर्ण रूप से पत्र जो क्षण था, जो उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसी प्रकार से दूसरा अधिनियम के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। 1823 के अनुज्ञातित नियम क्या था उसके बारे में समझते हैं। 1823 में जॉन एडवर्ड गवर्नर जनरल बनते ही अपने प्रतिक्रियावादी विचारों से इस अधिनियम में व्यक्त किया। जो जॉन एडम्स थे, उन्हें क्या किया, जब गवर्नर जनरल जैसे ही बने, वो क्या कैसा विचारक थे, प्रतिक्रियावादी। उनको प्रतिक्रिया देना तुरंत पसंद आई, यानी कि कहने मतलब कुछ भी होगा उस पर प्रतिक्रिया देकर उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते रहते थे हमेशा। इसके अनुसार मुद्रणालय स्थापित करने के लिए अनुग्रहित लेनी आवश्यक थी। यानी कहने का मतलब जब आप क्या करेंगे, छपवाएंगे, कोई चीज़ छापना चाहते हैं, उसके लिए पहले सरकार से परमिशन लेना आवश्यक है। नहीं लीजिएगा पैसे परमिशन तो आपको छापने से क्या होगा, या वो देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, या तो आपको छापने का इजाज़त नहीं दिया जाएगा। बिना अनुग्रहित 400 रुपये का दंड तथा कारावास की सज़ा का प्रावधान दिया गया। अब बिना अनुग्रहित यानी कि तो आप क्या कर दिए, बिना सरकार से नियम अनुग्रह लेते हुए, यानी कि बिना सरकार के परमिशन लिए हुए आप कोई भी पत्रिका छपवा दीजिए या तो पम्पलेट छपवा के बंटवा दीजिए, तो आप पर क्या उस प्रेस फैक्ट्री जो संपादक थे उसको क्या कर दिया जाएगा, 400 रुपया का जुर्माना दिया जाएगा। सोच रहे हैं 1883 की बात है, 400 रुपया 4 लाख के बराबर होता होगा। उस समय 400 रुपया क्या किया जाता था, 400 रुपया दंड तथा कारावास यानी कि जेल की सज़ा भी सुनाई जाती थी।
दंड नायक बिना अनुमति मुद्रालय जब्त कर सकता है। और दंड नायक जो था, जो कोर्ट था, तो न्यायालय था, उसको आपके बिना अनुमति जब्त कर लेगा आपका सारा सामान। गवर्नर जनरल को अनुज्ञप्ति रद्द करने का भी अधिकार था। और जो गवर्नर जनरल थे उसके पास ये भी अधिकार आ गया था, वो चाहेंगे तो कोई भी पत्रिका को क्या कर सकते हैं, नष्ट करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। इन नियमों को आलोचना में राजा राम मोहन राय के मीरात उल अखबार को बंद होना पड़ा तथा J.S. बर्मिंघम को इंग्लैंड से उदासित होना पड़ा। यही कारण हुआ कि जो आलोचनाकार राजा राम मोहन राय थे, उनको क्या किया गया, मीरात उल अखबार को बंद करवाना पड़ा, बंद हो गया। और जैसे ही बंद हुआ तो इनको आलोचना का सामना करना पड़ा। कौन बंद करवाया? J.M. बर्मिंघम ने करवाया। कहाँ थे? इंग्लैंड की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता, आप समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर नहीं समझ में आता उसके बारे में भी लिख के बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अगर अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस करे।